ओके, सो लास्ट क्लास में हमने जो जो किया था उसमें किसी को कोई डाउट? नहीं। ओके, परफेक्ट। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे? ये क्लास लास्ट क्लास का कंटिन्यूएशन होगा। तो लास्ट क्लास में हमने एक्टिव मेथड देखा था, सब डोमेन गैदर करने के लिए ना। अब आज के इस लेक्चर पे हम पैसिव मेथड देखेंगे, एक एग्जांपल। इसके लिए अगेन सब डोमेन फाइंड करने के लिए। अब पैसिव मेथड हमारे पास बहुत है सब डोमेन फाइंड करने के लिए। सबसे पहले बहुत सारे वेबसाइट्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे जो सब डोमेन गैदर करके आपको देंगे। फॉर एग्जांपल वायरस टोटल आपके बिहाफ पे सब डोमेन गैदर करके आपको देगा। गूगल डॉक एंड गूगल डॉक भी मिल जाएगा आपको। एंड जो वेबसाइट्स हैं आपके टारगेट वेबसाइट्स, इनका आप अगर सोर्स कोड देखेंगे ओपन पेज व्यू करके, तो वहाँ पे भी आपको एच या SRC जो रीडायरेक्ट के लिए यूज़ होता है, यहाँ पे भी आपको कुछ सब डोमेन्स दिख जाएंगे। अब इन सब को छोड़ के जो आज हम देखने वाले हैं वो है जोन ट्रांसफर मेथड। तो जोन ट्रांसफर मेथड हम आज देखेंगे एंड इसके थ्रू हम कैसे पैसिवली सब डोमेन गैदर कर पाएँ वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जोन ट्रांसफ़र के बारे में। या फिर जोन फाइल। किसी को जोन फाइल के बारे में कुछ आइडिया है? जोन फाइल किसी को कुछ आइडिया, कुछ पता है? आप लोग अगर ऐसे म्यूट करके बैठोगे तो फिर बात नहीं बनेगा, आप लोग को बोलना पड़ेगा, ठीक है? सचिन। हेलो। हाँ बोलो। इतने में तो आके जब भी उसको किचन साफ देती हूँ, बर्तन माज के मुझसे रखती हूँ। जोन फाइल वॉइस वॉइस ब्रेक हो रहा है, पता ओके। तो ये हमारा एक प्राइमरी सर्वर है और ये दो सेकेंडरी सर्वर, ठीक है? अब ये हमारा है प्राइमरी सर्वर, इसको हम नाम देंगे सर्वर ए, इसको हम नाम देंगे सर्वर बी, और ये है हमारा सर्वर सी। ये कौन से सर्वर है? ये नेम सर्वर है। ये नेम सर्वर है जो डोमेन डोमेन को आईपी में कन्वर्ट करता है, ये वो सर्वर है। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ डोमेन्स हैं, मैं यहाँ पे डोमेन लिख लेता हूँ। एक डोमेन है एग्जाम्पल, दूसरा डोमेन है a.example, और तीसरा है एंड यहाँ पे है हमारा चौथा। अब ये सारे डोमेन्स है
इसमें से ये वाला मेन डोमेन है, एंड बाकी जो है बाकी क्या है, सब डोमेन्स है ना। अब ये डोमेन का खुद का आईपी होगा, ये डोमेन का खुद का आईपी होगा, इसका नेम सर्वर डिटेल्स होगा, और भी काफ़ी सारे डिटेल्स होंगे। आप लोग समझ रहे हो इसमें क्या क्या होगा। खुद का आईपी होगा सबसे पहले, है ना। एंड मेल सर्वर का डिटेल होगा, नेम सर्वर का डिटेल होगा, ये सब डिटेल होगा। अब ये सारा डिटेल को हम क्या करेंगे, एक फाइल में बना देंगे। ये फाइल टेक्स्ट फाइल होगा। इस फाइल का नाम क्या होगा, जोन डॉट टी एक्स टी। अब ये जोन फाइल बन गया। अब हमारे पास जो दो सर्वर है ना, बी और सी, ये फाइल हम इन सर्वर को ट्रांसफ़र कर देंगे। अब ये फाइल इन सर्वर को हम ट्रांसफ़र कर देंगे। अब इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि ये सारा डिटेल हमारे मेन सर्वर पे है, लेकिन सेकेंडरी सर्वर पर भी है। इन केस अगर डीएनएस कभी भी होता है, मतलब डीएनएस लुकअप अगर कभी भी होता है, हमारा मेन सर्वर अगर बिजी है, तो सेकेंडरी सर्वर पे हमारा रिक्वेस्ट चला जाएगा। एंड सेकेंडरी सर्वर क्या करेगा, सेकेंडरी सर्वर क्या करेगा, जो भी हमने रिक्वेस्ट दिया है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ए डॉट एग्जाम्पल का दिया है, तो इसका आईपी अगर फर्स्ट डोमेन या प्राइमरी सर्वर बिजी है, नेम सर्वर, तो रिक्वेस्ट चला जाएगा सेकेंडरी सर्वर या और कोई सर्वर पे। तो ये इसको बोलते हैं हम जोन फाइल, ठीक है। और ये जो ट्रांसफ़र हो रहा है ना, ये पूरा डिटेल्स, इसको बोलते हैं जोन ट्रांसफ़र। ये क्लियर है, क्लियर है ये इतना। ओके। अब जोन ट्रांसफ़र करने के लिए हमारा जो मैं आपको उससे पहले एक बात बता देता हूँ, ये नेम सर्वर है, ठीक है। जब आप डोमेन खरीदोगे, इनकेस अगर आपके पास डाउट है तो, जब आप डोमेन खरीदोगे तो डोमेन में आपको एक पैनल मिलता है ना, जिसको हम बोलते हैं डोमेन कंट्रोल पैनल। यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो कि आपका नेम सर्वर कौन सा रहेगा, कितना रहेगा, एंड यहीं से आप जोन फाइल का भी सेटिंग्स कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप नॉर्मल सर्वर मत समझिए कि यहाँ पे आपका वेबसाइट का पूरा डिटेल है, ये वो वाला सर्वर नहीं, ये नेम सर्वर है, ठीक है। जहाँ से आप डोमेन परचेज करते हो ना, तो वहीं से आपको मिलता है। इतना क्लियर है ना। यस। अब अब हम बात करते हैं, जब ये जोन फाइल जब ट्रांसफ़र होगा इन दो सर्वर पे, तो वो कैसे होगा, हम उसके बारे में अब बात करते हैं, ठीक है। तो तो जोन ट्रांसफ़र प्रोसेस कैसे होता है, हम वो बात करते हैं। तो मैं यहाँ पे दो सर्वर बना लेता हूँ। एक ये है और एक हमारा सर्वर ये है। अब सबसे पहला जो ये है हमारा प्राइमरी सर्वर है, ठीक है। ये हमारा प्राइमरी सर्वर है, जिसको हम बोलेंगे ए, इसको हम बोलेंगे बी। अब ये रहा हमारा जोन फाइल। अब सबसे पहले ये जोन फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए एक रिक्वेस्ट जाएगा सेकेंडरी सर्वर पे। अब ये जो रिक्वेस्ट है ना, ये कौन सा रिक्वेस्ट जाएगा, ये जाएगा ए एक्स एफ आर रिक्वेस्ट, ठीक है। ये जोन रिक्वेस्ट है। ये जोन रिक्वेस्ट है। अब ये रिक्वेस्ट चला गया। ये रिक्वेस्ट जाने के बाद सर्वर एक रिस्पॉन्स भेजेगा। रिस्पॉन्स में क्या भेजेगा, स्टार्ट ऑफ ऑथोरिटी रिकॉर्ड्स।
ठीक है, ये भेजेगा। एंड इसके बाद एक और सर्वर क्या भेजेगा, एक और सर्वर रिक्वेस्ट भेजेगा। ठीक है, ये स्टार्ट ऑफ ऑथोरिटी में मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या रहता है। इसमें पूरा का पूरा डीएनएस रिकॉर्ड रहता है जो इस सर्वर पे अभी है, सर्वर बी पे कौन कौन सा रिकॉर्ड है नहीं है वो भेजेगा। उसके बाद जब ये चला जाएगा, ठीक है, तो एक फाइनल रिक्वेस्ट आएगा यहाँ पे, जोन ट्रांसफ़र कंप्लीट का। एंड जब जोन ट्रांसफ़र कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा जो प्राइमरी सर्वर है ये एक एक्नॉलेज पैकेट भेजेगा। ठीक है, एंड इस एक्नॉलेज पैकेट के साथ साथ ये कंफर्म हो जाएगा कि आपका जो जोन फाइल है वो प्रॉपरली ट्रांसफ़र हो चुका है। इसमें किसी को कोई डाउट? ओके, देखते हैं अगेन थोड़ा डीप में देखते हैं। ये हमने बेसिक देख लिया, अब थोड़ा और डीप जाते हैं। सबसे पहला हमारा प्राइमरी सर्वर क्या भेजेगा, एक जोन रिक्वेस्ट भेजेगा। अब जैसे ही हमारा जोन रिक्वेस्ट गया, ठीक है, जैसे ही हमारा जोन रिक्वेस्ट गया, जो हमारा सेकेंडरी सर्वर वो क्या भेजेगा, वो SOA रिकॉर्ड भेजेगा। अब ये SOA रिकॉर्ड क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारा रिक्वेस्ट ये गया, इसको हम बोलते हैं 1। यहाँ पे इस सर्वर ने वैलिडेट किया इस सर्वर को। ठीक है, अब वैलिडेट हो गया तो ये अपना SOA रिकॉर्ड भेजेगा, ये है नंबर 2। अब इस रिकॉर्ड में क्या होगा ना, इस रिकॉर्ड में ये जो जोन फाइल है इसका सीरियल नंबर होगा। ठीक है, ये जोन फाइल जो है ये अपडेटेड है या नहीं है, ये चीज़ होगा। समझ रहे हैं आप? एंड और भी डिटेल्स होगा। तो जब ये हो जाएगा तो ये सर्वर ना क्या करेगा, और एक रिक्वेस्ट भेजेगा, मतलब इसी के साथ ये लूप में जाएगा। यहाँ पे ये लूप रहेगा, मतलब इसी रिक्वेस्ट के साथ कुछ और भी पैकेट्स आएगा। इसमें क्या रहेगा, इसमें पूरा का पूरा डीएनएस रिकॉर्ड का ट्रांसमिशन रहेगा। इसमें क्या रहेगा, इसमें डीएनएस रिकॉर्ड रहेगा, आईपी रहेगा, IPv6 रहेगा, एंड बाकी अदर चीज़ें रहेंगी। ठीक है, एंड जब ये सारा चीज़ हो जाएगा ना, ये स्टार्ट ऑफ ऑथोरिटी में ही काउंट होगा ये। जब ये सारा चीज़ हो जाएगा तो जो हमारा सेकेंडरी सर्वर है वो एक और रिक्वेस्ट भेजेगा और बोलेगा कि जोन ट्रांसफ़र कंप्लीट हो चुका है, मतलब ट्रांसफ़र कंप्लीट हो चुका है। अब ये प्राइमरी सर्वर के पास आएगा। ठीक है, अब प्राइमरी सर्वर एक्नॉलेजमेंट पैकेट भेजेगा। अब इसी एक्नॉलेजमेंट पैकेट के साथ प्राइमरी सर्वर सेकेंडरी सर्वर को कोई भी फर्दर डेटा ट्रांसमिट नहीं करेगा। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे एक डेटा ट्रांसमिट हो रहा था स्टार्ट ऑफ ऑथोरिटी में। क्या डेटा ट्रांसमिट हो रहा था, पूरा का पूरा डीएनएस का रिकॉर्ड यहाँ पे ट्रांसमिट हो रहा था। जब ये ट्रांसमिशन कंप्लीट हो गया तो सेकेंडरी सर्वर ने बोला हमारा ट्रांसमिशन कंप्लीट हो गया। अब उसको कंफर्म करने के लिए प्राइमरी सर्वर ने एक एक्नॉलेजमेंट पैकेट भेजा, और तब हमारा कनेक्शन क्या हो गया, क्लोज हो गया, और हमारा जो जोन फाइल है वो कंप्लीट ट्रांसफर हो गया। कितना समझ में आया आप लोग को, कितना समझ में आया? ओके, अब यहाँ पे आप लोग को क्या लगा, यहाँ पे वल्नरेबिलिटी क्या है, हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं? यहाँ पे आपको कुछ वल्नरेबिलिटी लगा?
वल्नरेबिलिटी जैसा लगा आपको यहाँ पे? तो यहाँ पे हम बात करते हैं वल्नरेबिलिटी क्या है। वल्नरेबिलिटी ये है कि अगर किसी भी सर्वर पे हमें हम रिक्वेस्ट भेज सकते हैं बेसिकली, ठीक है। जैसे ये क्या है, ये हमारा सेकेंडरी सर्वर है ना, ये हमारा प्राइमरी सर्वर है। अब पहले के टाइम में क्या होता था ना, जो भी पहले के टाइम जब इंटरनेट नया नया बना था, तो उसमें ज़ोन ट्रांसफ़र था। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ था, क्योंकि इसके थ्रू हम जो भी डोमेन नेम के आईपीज़ वगैरह हैं, ये सब हम सब सर्वर पे एक ही बार में ट्रांसफ़र कर सकते थे। अब इसके थ्रू क्या हुआ, कोई भी अटैकर ये चीज़ को रिक्वेस्ट कर सकता है। कोई भी अटैकर क्या करेगा, इस चीज़ को रिक्वेस्ट कर सकता है। एंड जो भी सर्वर है, ये सर्वर पूरा का पूरा जोन फाइल अटैकर को दे देगा। अब अटैकर के पास ऑब्वियसली जोन फाइल आ गया, तो जोन फाइल में क्या क्या रहेगा, आईपी रहेगा, सब डोमेन रहेगा, है ना, और भी बाकी सारी चीज़ें भी रहेंगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल चीज़ हो जाता था। एंड यही था एक वल्नरेबिलिटी। अब आप बोलोगे कि ऐसा होता क्यों था, तो मैं बता देता हूँ ऐसा क्यों होता था। यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं था। पहले के टाइम में बस जो इंजीनियर्स थे, या फिर जो डेटाबेस को मैनेज करते थे, जो कंट्रोल पैनल को मैनेज करते थे, बस वही इन सब चीज़ों को यूज़ करते थे। जैसे जोन ट्रांसफ़र भेजा, जोन फाइल को रिक्वेस्ट किया, ठीक है। एंड सर्वर भी इसी तरह कॉन्फ़िगर था। कोई भी अगर रिक्वेस्ट भेजे, ये रिक्वेस्ट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं जोन रिक्वेस्ट। अगर कोई भी जोन रिक्वेस्ट भेजे तो सर्वर पूरा का पूरा अपना जोन फाइल दे देता था। एंड इसी का फ़ायदा अटैकर्स उठाते थे। वो अपना वो खुद का मतलब एक जोन रिक्वेस्ट भेजते थे, जो लेजिट सर्वर होता था उनको पूरा का पूरा जोन फाइल का एक्सेस दे देता था। एंड जो अटैकर थे वो पूरा का पूरा उनके पास जोन फाइल आ गया। अब इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, डोमेन्स है, वो सब वो रीड कर लेके अपने अटैक आगे प्लान करते थे। कितना क्लियर है? कोई डाउट? ओके। अब इसका रेमेडी क्या है, तो हम फिक्स कैसे करें? फिक्स कैसे करें, कोई बताए? हमने बात किया जोन ट्रांसफ़र क्या होता है, इसको हम ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, बट इसको फिक्स कैसे करते हैं? कौन बताएगा फिक्स कैसे करते हैं? या फिक्स नहीं कर पाएंगे? कोई बताएगा? कम ऑन जल्दी। आइडिया नहीं। सॉरी। नो आइडिया। ओके। तो मॉडर्न जो सर्वर्स हैं, डीएनएस सर्वर्स, है ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट एक्स, जो हमारा जोन रिक्वेस्ट है, ये सपोर्ट नहीं करते। ओके। तो अगर आप अपने कंप्यूटर से जोन रिक्वेस्ट भेज रहे हो और ये सर्वर है, ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये वहीं से जोन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा जो ऑथराइज्ड होगा पहले से। जैसे दो सर्वर है, ये दोनों ऑथराइज है, तो इसने इसको जोन जोन रिक्वेस्ट भेजा, तो ये ऑथेंटिकेट इसको कर लेगा, वैलिडेट या ऑथेंटिकेट। लेकिन इसके जगह पे अगर आप भेजोगे, तो ये ऑथेंटिकेट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है। फिर अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, अगर ऑब्वियसली अगर ये फिक्स हो चुका है तो हम इस अटैक को पढ़ क्यों रहे? तो ये फिक्स हो चुका है, लेकिन बहुत सारे ऐसे आउटडेटेड सिस्टम आज भी यूज़ होते हैं जो इन चीज़ को सपोर्ट करते हैं। तो हमें पता रहना चाहिए कि इसको कैसे एक्सप्लॉइट किया जाए, ठीक है। तो वही आज हम देखेंगे। तो अगेन इसको एक्सप्लॉइट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे,
जो भी हमारा नेम सर्वर है, उस नेम सर्वर पे हम एक ज़ोन रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, एंड वहाँ से हमें रिस्पॉन्स में क्या आएगा, पूरा का पूरा ज़ोन फाइल आ जाएगा, है ना। इतना क्लियर है? क्लियर है या नहीं है? तो हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे। तो अगेन प्रैक्टिकल के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप लोगों को नेम सर्वर अगर मुझको चेक करना है, तो आप लोग को पता है हम नेम सर्वर कैसे चेक कर पाएंगे? कोई बताना चाहेगा नेम सर्वर कैसे चेक कर पाएंगे? कोई नहीं? नहीं, कमांड के थ्रू। एक हमने यूज़ किया था। अब यहाँ पे मैंने एक कमांड रन किया, ठीक है। ये एक वेबसाइट है जिसका हम नेम सर्वर देख रहे हैं। एक रैंडम वेबसाइट है जिसका हम नेम सर्वर देख रहे हैं, एंड हमने देख लिया, ओके। इस वेबसाइट का नेम सर्वर ये है। अब इस वेबसाइट में कितना नेम सर्वर है, कितना है नेम सर्वर? कोई बताएगा नेम सर्वर कितना है इसमें? कम ऑन, आप लोग बोल पाते हो ना? हेलो। कितना नेम सर्वर है इसमें? दो। दो है। एक ये है, एक ये है। दैट मीन्स पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे एक जोन ट्रांसफ़र, मतलब एक जोन फाइल ट्रांसफ़र हुआ होगा इन दोनों सर्वर के बीच में, है ना, जिसमें पूरा का पूरा डोमेन नेम, आईपी और भी अदर चीज़ें होंगी, है ना। एंड हमें यहाँ पे क्या मिल गया, हमें यहाँ पे मिल गया, हमें यहाँ पे क्या मिल गया, हमें यहाँ पे मिल गया नेम सर्वर मिल गया। अब इस नेम सर्वर को यूज़ करके हम जोन रिक्वेस्ट करेंगे, एंड देखेंगे हमारा अटैक सक्सेसफुल होता है या नहीं। तो सबसे पहले जोन रिक्वेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जोन रिक्वेस्ट भेजेंगे ऑब्वियसली, है ना। तो जोन रिक्वेस्ट भी हम डिग के थ्रू भेज सकते हैं, जैसा हमने लास्ट क्लास में ट्राई किया था, मतलब हमने डिस्कस किया था कि डिग जो है, डिग के थ्रू हम जोन रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं। तो हम वही करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे डिग लिखा। अब डिग लिखने के बाद हमारा जो जोन रिक्वेस्ट भेजेंगे उसको हम कैसे स्पेसिफाई करेंगे, उसको हम भेजेंगे इस तरह से, ए एक्स एफ आर स्पेस। अब उसके बाद स्पेस के बाद क्या, हमारा नेम सर्वर। अब जब भी आप नेम सर्वर स्पेसिफाई करो ना, तो आपको ऐट द रेट साइन लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ऐट द रेट हमने साइन लगा दिया। अब हम ये वाला एक जोन ट्रांसफ़र ले लेते हैं। मैंने इसको कॉपी किया, सॉरी ये वाला मेरा क्या है, नेम सर्वर है। जो डॉट है, डॉट को मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये नेम सर्वर का पार्ट नहीं है, ओके। एंड ये मेरा डोमेन है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो अब इससे होगा क्या, अब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, अब ध्यान से सुनिएगा। इससे होगा ये कि मेरा जो कंप्यूटर एक सर्वर है, एक नेम सर्वर है, वो जोन ट्रांसफ़र का रिक्वेस्ट भेज रहा है इस डोमेन के लिए। अब रिक्वेस्ट कौन से नेम सर्वर पे जा रहा है, इस नेम सर्वर पे जा रहा है, ठीक है। ये वन लिखा है, दैट मीन ये प्राइमरी है। सेकंड लिखा है, सेकेंडरी है। वैसे ही नंबर 3 4 जितने भी नेम सर्वर है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा।
इसको मैं बस यहाँ पे एक ज़ोन ट्रांसफ़र या फिर ज़ोन रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ इस नेम सर्वर पे, इस डोमेन से इस डोमेन का। ठीक है, इतना क्लियर है? भेज के देखिए, भेज के देखिए क्या होता है। यस ओके, तो हम यस। यहाँ पे एंटर कर देते हैं। तो जैसे ही हमने एंटर किया, हमारे पास पूरा का पूरा डिटेल आ गया। अब ये है ज़ोन ट्रांसफ़र फाइल, मतलब ज़ोन फाइल बोल सकते हैं। ज़ोन ट्रांसफ़र हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे सबसे पहले बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, एंड यहाँ पे देखिए कुछ सब डोमेन्स भी हमें मिले हैं, या फिर अदर डोमेन्स मैं मार्क कर देता हूँ। जिसमें आपको ए दिख रहा है ना, हाँ, ये वाला है। ठीक है, ये वाला है, ये भी है, ये भी है, एंड ये भी है। अब इनका आईपी भी यहाँ पे है। अब इनको छोड़ के यहाँ पे हमारे पास कुछ अदर इंफॉर्मेशन भी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ज़ोन ट्रांसफ़र का यूज़ कर सकते हैं। एंड जो भी रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स में हमारे पास सब डोमेन्स या फिर मेन डोमेन्स ये सारी चीज़ें आएंगी, तो उसको हम ओवरव्यू कर सकते हैं ना। एंड यहाँ से कोई भी हम एक डोमेन पिक करके अपना अटैक अगेंस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये रहा एक्टिव मेथड। कोई डाउट? नो। तो अटैक कैसा लगा आपको? कैसा लगा अटैक? ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो वेबसाइट है ये टेस्टिंग पर्पज़ के लिए है। ठीक है, आप लोग भी इस वेबसाइट को यूज़ कर सकते हो। सिंस जैसा कि हमने बात किया, ज़ोन ट्रांसफ़र जो अटैक है वो आज के टाइम में उतना कॉमन नहीं है। तो इसको प्रैक्टिस करने के लिए या फिर इसका इम्पैक्ट दिखाने के लिए एक वेबसाइट ये है। अब इस वेबसाइट को आप यूज़ कर सकते हो। तो यूज़ कैसे करोगे? बस इसी वेबसाइट को नहीं, अगर आप डिफरेंट वेबसाइट पे ट्राई कर सकते हो ज़ोन अटैक या फिर ज़ोन ट्रांसफ़र अटैक पॉसिबल है या नहीं है। कैसे करोगे? सबसे पहले आप कोई भी एक वेबसाइट का नेम सर्वर चेक करोगे। नेम सर्वर ये है। फिर इस नेम सर्वर पे आप ज़ोन रिक्वेस्ट को भेजोगे, जैसे हमने यहाँ पे भेजा, ये ज़ोन ज़ोन रिक्वेस्ट है। इस नेम सर्वर पे भेजा, और डोमेन क्या है? डोमेन ये है। सेम आप भी ये प्रोसेस रिपीट कर सकते हो। ठीक है, ओके, ओके। ओके, परफेक्ट। तो अब हम एक और चीज़ डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले हम कुछ नई चीज़ें डिस्कस करें। इस टॉपिक में कोई डाउट आप लोगों को? नो। परफेक्ट। अब हम एक चीज़ और डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम अपना क्लास यहीं पे एंड करेंगे। ठीक है, वर्चुअल होस्ट हम डिस्कस करेंगे। वर्चुअल होस्ट किस किस को पता है? किसको पता है वर्चुअल होस्ट? किसी को पता है? वर्चुअल होस्ट हम्म। रिसोर्स शेयरिंग के काम आता है। आई थिंक सर वर्चुअल मशीन, सिंगल सर्वर वर्चुअल मशीन होती है वो।
ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी अभी ने क्या देखा, अभी हमने देखा ज़ोन ट्रांसफ़र अटैक देखा ना। अब मान लीजिए ये मेरा क्या है, ये मेरा सर्वर है। ठीक है, ये मेरा सर्वर है। अब इस सर्वर पे मैंने कुछ वेबसाइट्स होस्ट करके रखी है ना, जैसे कि ex.com, mx.in, cu.com, gp.in। अब इन सब वेबसाइट का आईपी क्या है, एक ही है, 10.10.0.1। ओके। अब यहाँ पे एक यूज़र आपको अपने ब्राउज़र पे आपने एक वेबसाइट टाइप किया। वेबसाइट कौन सा है, सॉरी, वेबसाइट आपने टाइप किया, तो वेबसाइट यहाँ पे आपने कौन सा टाइप किया, pp.in। अब ये रिक्वेस्ट आपका कहाँ पे जाएगा, ऑब्वियसली डीएनएस के पास जाएगा, है ना। तो रिक्वेस्ट आपका डीएनएस के पास गया, डीएनएस ने इसका आईपी आइडेंटिफाई कर लिया, तो आईपी क्या है, 10.10.0.1, क्योंकि ये जो 4 वेबसाइट है इन सब का आईपी एक ही है। अब ये रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगा, ये रिक्वेस्ट जाएगा इस सर्वर पे। ठीक है, ये रिक्वेस्ट जाएगा इस सर्वर पे। अब आप मुझको एक बात बताओ, आपने pp.in वेबसाइट आपको एक्सेस करना है, बट इस सर्वर पे 4 वेबसाइट्स हैं एंड चारों का आईपी सेम है, तो कैसे आप pp.in पे ही पहुंचोगे और इन पे नहीं पहुंचोगे, इस पे या इस पे नहीं पहुंचोगे, कैसे, ये कैसे हो रहा है, कोई आइडिया। बात समझ रहे हो आप लोग। एक बार रिपीट करना। हमारे पास एक सर्वर है, इसमें चार चार वेबसाइट होस्ट है एंड चारों का आईपी सेम है। आपने अपने ब्राउज़र पे नंबर 4th वेबसाइट टाइप किया। अब ऑब्वियसली जब आप ब्राउज़र पे रिक्वेस्ट टाइप करोगे, सबसे पहले कहाँ पे जाएगा, डीएनएस पे जाएगा ना। तो डीएनएस ने इसका आईपी आइडेंटिफाई कर लिया, 10.10.0.1। अब आईपी आइडेंटिफाई हो गया, तो ये रिक्वेस्ट कहाँ जाएगा, इस सर्वर पर जाएगा। अब इस सर्वर पे 4 वेबसाइट है, तो ऐसा क्यों हुआ कि आपने pp.in एक्सेस किया तो बस यही वेबसाइट ओपन हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि नंबर 3 का वेबसाइट आपको ओपन हो जाए, नंबर 2 का ओपन हो जाए या नंबर 1 का हो जाए, क्योंकि चारों वेबसाइट तो सेम आईपी पे होस्ट है ना। समझ रहे हो। तो ऐसा हो कैसे रहा है कि जो वेबसाइट आपने रिक्वेस्ट किया है बस वही ओपन हो रहा है और बाकी ओपन नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा, समझ रहे हो आप लोग। हेलो। नहीं, कोई इशू है। नो नो। ओके, समझ में आया ये मैंने क्या क्वेश्चन पूछा। हाँ। ओके, तो ऐसा क्यों हो रहा है। आई थिंक जो हमने रिक्वेस्ट किया है डीएनएस के पास सेम आईपी है, चारों का सेम आईपी है। हाँ, चारों का सेम आईपी है।
मुझे याद था लास्ट टाइम भी ऐसे था, अभी मुझे माइंड में नहीं आ रहा। हम्म, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सर्वर है वो क्या यूज़ करता है, वर्चुअल होस्टिंग यूज़ करता है। ये आप सिंपल सी बोल सकते हो, सर्वर क्या यूज़ करते हैं, वर्चुअल होस्ट। ठीक है। अब आप बोलोगे सर ठीक है, वर्चुअल होस्ट हम समझ गए, लेकिन सब डोमेन भी तो है यहाँ पे, और आपने बोला वर्चुअल होस्ट। तो अब हम ये कैसे समझे, मान लो ई एक्स, मान लीजिए यहाँ पे कौन सा वेबसाइट है, tp.in ना, यहाँ पे और एक वेबसाइट आ गया 1.tp.in। अब आप बोलोगे सर ये तो इसका सब डोमेन है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये तो इसका सब डोमेन है, तो ये वर्चुअल होस्ट कैसे हो गया। ये तो आप, ये आपको समझ में आ गया ना, समझ में आ गया ये। मान लेते हैं यहाँ पे एक सब डोमेन भी है। ठीक है। अब आपके मन में कन्फ्यूज़न आया होगा कि अगर हम सारे वेबसाइट को एज अ सब डोमेन बना ले तो हम सेम आईपी पे होस्ट कर सकते हैं ना। आया नहीं आया। हम्म। मैं देखो आपको यहाँ पे दो चीज़ें क्लियर कर दूँ, एक जो है सब डोमेन है और दूसरी जो है वर्चुअल होस्ट है। जो सब डोमेन है ना यहाँ पे 1.tp, इसको हम अलग से आईपी प्रोवाइड कर सकते हैं 10.10.1.1। ठीक है। तो सब डोमेन को हम अलग से डीएनएस भी प्रोवाइड कर सकते हैं, इसका आईपी भी प्रोवाइड कर सकते हैं, सब कुछ अलग से प्रोवाइड कर सकते हैं। बट वर्चुअल होस्ट क्या होता है ना, वर्चुअल होस्ट में हम एक आईपी पे मल्टीपल वेबसाइट हम होस्ट करते हैं। जस्ट लाइक अवर वर्चुअल मशीन। मल्टीपल वेबसाइट हम होस्ट करते हैं। ठीक है, वर्चुअल होस्ट। अब ये वर्चुअल होस्ट ना, आपका एक ऑब्वियसली कॉन्फ़िगरेशन या सेटिंग होता है आपके सर्वर पर। तो मॉडर्न, जब भी कोई भी आप मॉडर्न सर्वर लोगे ना, तो मॉडर्न सर्वर पे आपका वर्चुअल होस्ट बाय डिफ़ॉल्ट रहता ही रहता है, आपको बस सेटिंग करना पड़ता है। ठीक है। अब देखिए वर्चुअल होस्ट आप सेट करोगे ना, तो इसमें 3 प्रकार से आपको वर्चुअल होस्ट को सेट कर पाओगे, जो कि हम आगे बात करेंगे। तो अभी आपने सब डोमेन और वर्चुअल होस्ट पहचान लिया ना। मान लो इसके अंदर हमने 4 थे, हमने तो हो सकता है हमारे 3 सब डोमेन और एक वर्चुअल होस्ट हो, हुँ। तो फिर वो कैसे सेटअप करेगा कि आपने जो रिक्वेस्ट किया वो वर्चुअल होस्ट से आया या सब डोमेन से है? हाँ, तो इसमें हम यहाँ पे देखेंगे ना अच्छा। 3 टाइप, वर्चुअल होस्ट को कैसे कॉन्फ़िगर करें, उसका 3 टाइप होता है। सब डोमेन का केस में आपको सीधी से मैं बता देता हूँ, सब डोमेन है तो ऐसा नहीं है कि एक आईपी पे ही होगा ये सारा एक आईपी अलग पे अलग रहेगा। होस्ट है, ये सब डोमेन दूसरे आईपी पे होस्ट हो जाएगा। हम्म। ठीक है। मोस्टली हर सब डोमेन डिफरेंट टाइप पे होस्ट रहता है। हर नहीं, मतलब कोई कोई सब डोमेन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट आईपी या फिर डिफरेंट सर्वर पर भी होस्ट रहता है। हम्म। और अगर डिफरेंट सर्वर और इस पे होस्ट नहीं है, अगर सेम ही आईपी पे होस्ट है, तो वो वर्चुअल होस्टिंग के थ्रू होस्ट होगा। अब वर्चुअल होस्टिंग में हमारा 3 तरीके से हम इन चीज़ों को होस्ट कर पाते हैं। तो ये 3 चीज़ें डिस्कस करने से पहले ये हमारा सब डोमेन, ये पॉइंट तो क्लियर हो गया है ना। ये क्लियर हो गया या फिर इसमें और भी कोई डाउट है। नहीं, क्लियर हो गया। और ये वर्चुअल होस्ट का, हम्म। तो 4-5 जितने भी वेब हो, अगर एक आईपी पे होस्ट है तो वो वर्चुअल होस्ट के थ्रू ही होस्ट होंगे। और ये वर्चुअल होस्ट कहाँ पे मिलेगा आपको, सर्वर का सेटिंग्स।
सर्वर सेटिंग्स में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है। एंड मॉडर्न मॉडर्न सर्वर पर ये बाय डिफ़ॉल्ट रहता ही रहता है। ओके। हाँ, ये मॉडर्न सर्वर पे बाय डिफ़ॉल्ट रहता ही रहता है। जो ओल्ड सर्वर थे फिर वो वर्चुअल के लिए अलग से सर्वर परचेज करते थे पहले? नहीं, अपडेट कर लेंगे। ये ओल्ड जो सर्वर्स होते थे पुराने, जो मॉडर्न में तो आ पुराने ही रहे थे। हाँ, जो पुराने सर्वर्स होते थे ना, अब वो क्या करेंगे, मैं एक बता देता हूँ। ये जो पुराना सर्वर हो गया, ये न्यू सर्वर है। इसमें का पूरा फाइल इस न्यू सर्वर पे ट्रांसफ़र करेंगे। इस न्यू सर्वर पर रन कर देखेंगे लोकली। ये रन परफेक्टली हो रहा है तो ये पुराना सर्वर को ऑफ कर देंगे। एंड सारा फाइल इस न्यू सर्वर पे है, तो कुछ भी आप रिक्वेस्ट करोगे तो वो रिक्वेस्ट यहाँ पे रीडायरेक्ट ना होके यहाँ पे रीडायरेक्ट होगा। और दूसरा एक तरीका है, पुराना सर्वर भी चल रहा है, नया सर्वर भी चल रहा है, कोई भी रिक्वेस्ट आएगा पुराना सर्वर पर आएगा और यहाँ से सीधा रीडायरेक्ट होके नया सर्वर पर आ जाएगा। ठीक ठीक है। है, सी नेम हमने पढ़ा था। हम्म। हाँ, तो ये सी नेम के थ्रू होगा। ठीक है। ओके। तो ये तो हमने देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं जो तीन तरीके के वर्चुअल होस्ट था, ठीक है, उसके बारे में। तो उससे पहले हम एक और चीज़ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो तीन तरीके के टाइप है। फर्स्ट जो टाइप है वो है नेम बेस्ड वर्चुअल होस्ट। अब नेम बेस्ड वर्चुअल होस्ट में क्या होता है ना, यहाँ पे एक सर्वर है। अब एक ही सर्वर पे इसमें दो हमारा डोमेन है, EX.com और XY.com, दोनों का IP सेम है। आपने एक रिक्वेस्ट किया XY.com, रिक्वेस्ट कहाँ पे गया, DNS के पास। DNS ने IP कौन सा दिया, 10.1.1.2। अब ये रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगा, सर्वर के पास जाएगा। अब यहाँ से सर्वर क्या करेगा, क्योंकि ये नेम बेस्ड वर्चुअल होस्ट यूज़ कर रहा है, तो HTTP पे, क्योंकि ऑब्वियसली ब्राउज़र जो रिक्वेस्ट भेजेगा वहाँ पे HTTP के थ्रू तो भेजेगा ना। HTTP पे हमारा एक हेडर रहता है जिसको हम बोलते हैं होस्ट हेडर। ठीक है। ये जो सर्वर है
होस्ट हेडर को पढ़ेगा एंड देखेगा कौन सा होस्ट है इसमें, तो सर्वर देखेगा xy.com है। अब ये जो सर्वर है xy.com देखेगा तो xy.com का जो कंटेंट है वही व्यू कराएगा या वही रिस्पॉन्स में यूज़र को सेंड करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से काम करता है ये नेम बेस्ड वर्चुअल होस्ट में। होस्ट हेडर रीड होता है, ये क्लियर है। यहाँ पे कोई डाउट? ओके। तो होस्ट हेडर का क्या रोल है एचटीटीपी में, ये भी हमें क्लियर हो गया ना, और ये सारी चीज़ें कैसे लिंक होती है। हम्म। फिर यहाँ से ये जाएगा। तो हमने वर्चुअल होस्ट टाइप में हमने क्या देखा, नेम बेस्ड वर्चुअल होस्ट। दूसरा जो हमारे पास रहता है वो रहता है आईपी बेस्ड। एंड जो लास्ट रहता है वो है पोर्ट बेस्ड। अब इन दोनों में क्या रहता है, सेम सर्वर, डिफरेंट नेम डिफरेंट आईपी। सेम आईपी बट डिफरेंट पोर्ट। ओके, तो रिक्वेस्ट कैसे जाएगा, रिक्वेस्ट जाएगा ऐसे, डीएनएस पे रिक्वेस्ट गया। आईपी कौन सा था इसका, 1 का था, 10.0.1.1 एंड इसका कंटेंट क्या होगा, रिट्रीव्ड होगा। एंड दूसरे पोर्ट के केस में हमें यहाँ पे पोर्ट स्पेसिफाई करना पड़ेगा, pc.com कौन सा पोर्ट है, 80 पोर्ट है। फिर डीएनएस पे जाएगा, इसका आईपी फाइंड होगा तो आईपी ये है, एंड देन ये कहाँ पे जाएगा, सर्वर पर। अब इस पोर्ट के बेसिस पे जो भी कंटेंट है वो कंटेंट रिट्रीव्ड होगा एंड वो कंटेंट यूज़र को सेंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस पोर्शन में कोई डाउट?
नहीं। तो तीन तरीके के हमने वर्चुअल होस्ट देखे। एक हो गया नेम बेस्ड, दूसरा हो गया आईपी बेस्ड और तीसरा हो गया पोर्ट बेस्ड। नेम बेस्ड में ऑब्वियसली एचटीटीपी हेडर यूज़ होता है, आईपी बेस्ड में आईपी यूज़ होता है और पोर्ट बेस्ड में पोर्ट यूज़ होता है। सबसे कॉमन है एचटीटीपी बेस्ड, जो कि है नेम बेस्ड। अभी सबसे कॉमन क्यों है? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। आईपी बेस्ड बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, क्योंकि इसमें हर एक वेब के लिए डिफरेंट आईपी चाहिए। पोर्ट बेस उतना ज़्यादा रिलायबल नहीं है, क्योंकि हमें वेब के आगे पोर्ट एक्सेस या फिर पोर्ट स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो अगर आपके सर्वर पे 500 वेबसाइट्स है तो 500 के लिए आपको डिफरेंट पोर्ट स्पेसिफाई करना पड़ेगा, तो ये उतना ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा कॉमन क्या है? नेम बेस्ड। ठीक है। ओके। एंड कई बार क्या होता है, मैं एक बात बता देता हूँ। कई बार कुछ वेबसाइट्स हिडन रहती हैं, मैं बता देता हूँ। हिडन इन द सेंस पब्लिकली नहीं रहती। जैसे कि ये तो सर्वर हो गया हमारा, अब इसका आईपी आपके पास है, इसका भी आईपी सेम है, बट ये जो ये जो एक डोमेन है ना, ये डोमेन पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, ये प्राइवेट है। तो जब तक आपके पास इसका प्रॉपर नेम ना हो, आप इसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। आपको नेम भी चाहिए एंड इसका आईपी भी चाहिए। अब इन दोनों अगर आपके पास है तो आप क्या करोगे? आपके सिस्टम में होस्ट फाइल जो होता है उसको एडिट करोगे, यहाँ पे नेम डालोगे और यहाँ पे आईपी डालोगे, देन इसको एक्सेस कर लोगे, है ना। इस केस में क्या किया आपने? डीएनएस को पूरी तरीके से बाईपास कर दिया, है ना। तो ये ऐसे काम करते हैं। अभी हम क्या करेंगे? हम वर्चुअल होस्ट डिस्कवरी देखेंगे। अब वर्चुअल होस्ट डिस्कवरी में होता क्या है? आपके पास आईपी तो है कोई भी एक वेबसाइट का, लेकिन आपको पता नहीं ना इस आईपी पे कितने सारे डोमेन होस्ट हैं। समझ रहे हो ना? आपके पास आप बात समझ रहे हो? अगर आपको डोमेन नेम पता है और आईपी पता है, तभी आप उसको एक्सेस कर पाओगे। अगर नहीं पता है तो नहीं एक्सेस कर पाओगे। वर्चुअल होस्ट डिस्कवरी में यही तो होता है। आपके पास आईपी है, डोमेन है आपके पास cam.in, ये कैमरा का एक डोमेन है। अब आपको चेक करना है कि यहाँ पे इस आईपी पे कितने सारे वर्चुअल होस्ट हैं। तो आप कैसे फाइंड करोगे? कैसे फाइंड करोगे? इसको हम मैनुअली फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले इस आईपी पे हम रिक्वेस्ट करेंगे, है ना। फिर हमारे पास यहाँ पे HTTP हेडर होगा। फिर वहाँ पे हम अपना होस्ट को, क्योंकि होस्ट में ये डोमेन का नाम होगा, तो उसको हम बार बार चेंज करेंगे जब तक हमें वैलिड नहीं मिल जाता। ये काम बहुत ज़्यादा लेंदी है, तो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। इसके अलावा हम क्या यूज़ करेंगे? सेम मेथड बट ऑटोमेशन यूज़ करेंगे।
एंड इसके लिए काफ़ी सारे टूल्स हमारे पास हैं। सबसे पहला वर्चुअल होस्ट डिस्कवरी के लिए जो टूल है हमारे पास वो है गोबस्टर। उसके बाद है फफ। ठीक है, ओके, ये क्लियर है। ओके। गोबस्टर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, तो हम गोबस्टर को ही यूज़ करेंगे। एंड इसको यूज़ करके हम एक होस्ट या फिर वर्चुअल होस्ट डिस्कवरी परफॉर्म करेंगे। कौन सा करेंगे? नेम बेस्ड करेंगे। क्यों? क्योंकि नेम बेस्ड बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। तो हम प्रैक्टिकल करें क्या? तो प्रैक्टिकल करने से पहले कोई डाउट? नहीं। ओके, तो प्रैक्टिकल से पहले हम पहले गोबस्टर को अच्छे से समझ लेते हैं कि गोबस्टर है क्या। देखिए, गोबस्टर बेसिकली क्या है? एक टूल है, आप लोग को पता है। अब गोबस्टर किस किस काम में यूज़ होता है? डायरेक्टली ब्रूट फोर्स में यूज़ होता है। एंड इसके साथ साथ गोबस्टर के पास एक इतना कैपेसिटी है, एक ऐसा कैपेसिटी है कि जो HTTP रिक्वेस्ट होता है ना, इसमें जो होस्ट हेडर होता है उसको चेंज करके ये सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजेगा। एंड ये सर्वर है ना। मैं एक बड़ा बना देता हूँ, ये सर्वर है। अब यहाँ पे मल्टीपल रिक्वेस्ट आएगा गोबस्टर टूल के थ्रू। सबसे पहला आ गया com1.com, com2.in। सेम IP पे आएगा तो ऑब्वियसली सेम सर्वर पर हिट होगा। अब सर्वर पे अगर com2.in ये अगर वेबसाइट अवेलेबल हुआ तो ऑब्वियसली सर्वर क्या करेगा? रिस्पॉन्स दे देगा, है ना। एंड जब ये रिस्पॉन्स आएगा तो जो गोबस्टर है वो आइडेंटिफाई कर लेगा ये टूल, सॉरी ये जो सब डोमेन या फिर ये जो डोमेन है या वर्चुअल होस्ट है ये वैलिड है या नहीं है। ठीक है, एंड इसी के बेसिस पे ये फिल्टर आउट करेगा। एंड जो भी फिल्टर्ड वर्किंग सब डोमेन या फिर वर्चुअल होस्ट रहेगा वो एक फाइल में रहेगा। बाद में हम इस फाइल को एक्सेस करके एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, कितना क्लियर हो गया? ओके। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हमें चाहिए वर्ड लिस्ट चाहिए। वर्ड लिस्ट बहुत ही ज़्यादा इजीली आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। वर्चुअल होस्ट वर्ड लिस्ट स्पेसिफिकली इसी के लिए बना रहता है, तो वो हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना लाइनक्स यूज़ कर लें। तो हम नया एक नया टैब ओपन कर लेता हूँ मैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हमें चाहिए वर्ड लिस्ट।
ओके, मे बी वर्ड लिस्ट शायद इसमें इंस्टॉल नहीं किया है हमने, बट आप इंटरनेट पे जाके इंस्टॉल कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं एक नया वीएम पावर ऑन कर लेता हूँ। ये है सेकलिस्ट। यहाँ पे आपको सब वर्ड लिस्ट मिल जाएगा आपके नीड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से आप इस पूरे के पूरे रिपोजिटरी को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, हम यहाँ पे आ जाते हैं अपनी दूसरे वीएम में। एंड यहाँ पे ऑब्वियसली मैंने डाउनलोड करके रखा है, तो मैं यहीं पे आपको दिखा दूँगा। तो ये है सेकलिस्ट का वर्ड लिस्ट। ठीक है, तो हमें ये चाहिए, और हमें टूल भी चाहिए गोबस्टर, जो कि ऑलरेडी है। अगर नहीं होगा आपके पास तो आप इंस्टॉल गोबस्टर करके इंस्टॉल कर सकते हो ये कमांड के थ्रू। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास है। तो मैं आपको एक कमांड दे रहा हूँ। ये कमांड हम यूज़ करेंगे किसके लिए? वर्चुअल होस्ट डिस्कवरी के लिए। तो ये मेरा कमांड ये रहा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं आपको ये कमांड बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सबसे पहले हम टूल का नाम लिखेंगे। सबसे पहले आ गया हमारा टूल। उसके बाद हम स्पेसिफाई करेंगे ये वी होस्ट है। उसके बाद हमारा टारगेट यूआरएल हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। ठीक है, कोई भी टारगेट यूआरएल आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो। देन उसके बाद हम वर्ड लिस्ट स्पेसिफाई करेंगे। यहाँ पे ये मेरा वर्ड लिस्ट का लोकेशन है। अब वर्ड लिस्ट में आप एक बात नोट करना, हमने कौन सा वर्ड लिस्ट यूज़ किया है। ये सेक लिस्ट पे आपको वर्ड लिस्ट मिल जाएगा, सब डोमेन्स टॉप मिलियंस डॉट टी। ठीक है, ये आपका वी होस्ट के लिए हमने यूज़ किया हुआ है वर्ड लिस्ट। अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपेंड डोमेन ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे ही हम ये लिखेंगे एंड जैसे ही हम इसको एंटर करेंगे, ये जो हमारा अटैक है ये परफॉर्म हो जाएगा। एंड यहाँ पे जो भी रनिंग वर्चुअल होस्ट है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, एंड दूसरा कमांड ये रहा। यहाँ पे हम आईपी लगाएंगे एंड सारी चीज़ें सेम रहेगा। यहाँ पे हम अपने रिज़ल्ट को यहाँ पे सेव करा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई डाउट है?
नो। तो ये कमांड आप लोग को याद रहेगा। हम्म, डाल देना, नोट कर लेंगे। कमांड आप लोग ये यूज़ करना, मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले आप लोग यही डालना, देखो टूल का नाम, उसके बाद यहाँ पे टारगेट आईपी आप लोग डाल देना। ठीक है, मतलब मेरा एक वेबसाइट है example.com। अब इसका आईपी आप लोग डाल देना। अब आप लोग को आईपी तो निकालने आता है ना, आप लोग पिंग कोई भी वेबसाइट का नाम लिखोगे आईपी आ जाएगा। एचटीटीपी के साथ आईपी डाल देना, वर्ड लिस्ट स्पेसिफाई कर देना, एंड ये अपेंड डोमेन लिख लेना। इससे होगा क्या, जो गो बस्टर है ना वो इस आईपी पे, इस लिस्ट में जो भी है वो एचटीटीपी होस्ट हेडर के फॉर्म पे रिक्वेस्ट भेजेगा एंड सर्वर उसको रिस्पॉन्ड देगा। तो इस तरीके से हमें पता चल जाएगा इस आईपी पे कौन कौन से डोमेन रजिस्टर्ड है या फिर लिस्ट है। परफेक्ट। अगर आपको ये चीज़ फास्ट करना है तो यहाँ पे है -t लगाओगे तो एक एक बार में 50 मतलब थ्रेड्स, हाँ, एक बार में, या फिर 0.00 मिली सेकेंड में 50 रिक्वेस्ट जाएगा। और इसका आउटपुट स्टोर करने के लिए आप -o एंड यहाँ पे लगा सकते हो अपना जो भी आपको आउटपुट आउटपुट का फाइल का नेम, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है result.txt। तो इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये मेरा वेबसाइट है। अभी इसका आईपी लेने के लिए मैं क्या करूँगा, पिंग, मुझको आईपी मिल गया, परफेक्ट, कैंसिल कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टूल जो है मैंने ये कमांड कॉपी किया एंड मैं यहाँ पे आईपी मेंशन कर दूँगा 23.192.228.80। ठीक है। अब रिक्वेस्ट इस आईपी पे जाएगा और मेरा जो भी वर्ड लिस्ट में डोमेन है वो होगा। अब मैं इसको एंटर करूँगा। अब देखिए ये मेरा अटैक स्टार्ट हो गया। अब देखिए इसने कुछ फाइंड किया है। अब यहाँ पे देखिए इसने फाउंड फॉर्म तो बोल दिया, बट यहाँ पे स्टेटस क्या आ रहा है, स्टेटस आ रहा है 400। तो हमने एच में तो पढ़ा है 400 स्टेटस का मतलब क्या है ना। तो उसके थ्रू आप देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए डोमेन क्या है, ये है smith.smpt.ये। तो ये तो यहाँ पे हमने आईपी स्पेसिफाई किया। अब कई बार क्या होता है ना, हमें आईपी भी स्पेसिफाई करना पड़ता है और डोमेन भी स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने आईपी स्पेसिफाई करके किया, अब मैं डोमेन स्पेसिफाई करके करता हूँ। अब यहाँ पे मैंने डोमेन स्पेसिफाई करके किया। अब अगेन यहाँ पे देखिए सेम रिजल्ट आया, बट यहाँ पे आप जैसा देखेंगे तो यहाँ पे आईपी की जगह ऑब्वियसली डोमेन आया। तो आपको दोनों तरीके ट्राई करके देखने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि कई वेब ऑब्वियसली वेब सर्वर या फिर वेब का कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट रहता है, तो हमें दोनों देखना पड़ता है। तो इस तरीके से हम ज़ोन ट्रांसफ़र और हमारा वर्चुअल होस्ट, इस तरीके से हम परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, वर्चुअल होस्ट में हम वर्चुअल होस्ट डिस्कवरी कैसे कर पाए ये देखा, ज़ोन ट्रांसफ़र में ज़ोन ट्रांसफ़र अटैक कैसे कर पाए हमने ये देखा। तो इस क्लास से रिलेटेड किसी को कोई डाउट?
नहीं। ओके, तो आप लोग को क्लास में होपफुली सब क्लियर हो गया होगा। अटैक्स भी क्लियर हो गए, कमांड्स भी क्लियर हो गए, एंड आप लोग लैब प्रोवाइड करेंगे, तो लैब में आप जोन ट्रांसफ़र अटैक भी परफॉर्म करना, एंड होस्ट वर्चुअल होस्ट फाइंडिंग्स कैसे करते हैं आप वो भी परफॉर्म करना, ठीक है। ओके, तो कोई डाउट नहीं है तो फिर हम क्लास एंड करते हैं। कोई डाउट? गर्व? ओके, परफेक्ट। ओके, थैंक यू। Thank you.